गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका दोबारा से हमारे नए चैनल देसी फिजिक्स में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप सब बच्चों को इस फिजिक्स को समझाने के लिए हमने ये नया चैनल खोला है देसी फिजिक्स, जिसमें हम लोग बिल्कुल देसी तरीके से फिजिक्स को पढ़ेंगे। क्योंकि जैसा प्यारे बच्चों आपको पता है कि फिजिक्स जो है, जो हमारी साइंस है वो इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं, हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है और हम लोग ज़्यादातर हिंदी और अपनी देसी भाषा से जुड़े हुए हैं और हमें ज़्यादातर ये देसी भाषा ही समझ में आती है। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं इस फिज़िक्स को बिल्कुल देसी तरीके से पढ़ा करके आप लोगों को इस लायक बना सकूं कि ये चीज़ रटने की बजाय आप लोगों के अंदर तक बैठ जाए और आप ज़िंदगी भर ये फिज़िक्स न पढ़ें। क्योंकि जिन गुरुजनों से मैंने ये फिज़िक्स पढ़ी है वो भी हमें देसी तरीके से ही फिज़िक्स पढ़ाते थे, जिसके कारण आज भी उनकी पढ़ाई हुई हर टॉपिक, हर बात जो है वो हमारे दिल तक बैठी हुई है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स क्लास 12। तो मैं आशा करता हूँ कि पहले आप वो वीडियो देखें ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि 12th क्लास के अंदर कौन कौन सी वो यूनिट्स है जो हमने करनी है, ताकि एनसीईआरटी के द्वारा 12th क्लास में जो जो टॉपिक्स करने के लिए हमें बताए गए हैं वो सारे टॉपिक उन यूनिट्स में कवर अप हो जाए। तो जैसे पिछली यूनिट उसमें बताया था कि हमने टोटल 10 यूनिट्स करनी है, तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें हमारे नए चैनल देसी फिजिक्स बाय नरेंद्र पे जा करके। उस चैनल को एक बार ज़रूर देखें, उसको आशा करता हूँ सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। तो लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी बताया था फिजिक्स के अंदर अगर कोई भी वर्ड आता है आप पहले उसको ब्रेक कर लें, तोड़ दें। तोड़ते ही आपको ये पता लग जाएगा कि उस वर्ड का मतलब क्या है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन अपने आप ही आ जाएगी। अब जैसे यहाँ मैंने वर्ड लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर हम तोड़ें तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया, चार्ज, और स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। ठीक है, अगर हम इस वर्ड को तोड़ देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को तोड़ देते हैं, तो हमें पता लगा कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब हो गया रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हो गया चार्ज एट ए रेस्ट। यानी इस यूनिट में हम लोग मेन किसके बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में। अब ये चार्ज क्या है, घबराओ मत, ये सारी चीज बताऊंगा मैं आपको कि चार्ज क्या है। रेस्ट का आपको पता ही है, एक जगह रुकना। तो इस यूनिट में हम लोग मेन तो पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, लेकिन कैसे पढ़ेंगे, चार्ज को रोक करके। तो इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शब्द का मतलब हो गया चार्ज एट रेस्ट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ना, ये हमारी फिजिक्स की एक ब्रांच है। अब ब्रांच जैसे शाखाएं, पेड़ की शाखाएं होती है ना, पेड़ होता है, पेड़ के अंदर अलग अलग शाखाएं होती है, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी शाखा होती है, शाखाओं की भी छोटी छोटी शाखाएं होती है। तो ऐसे ही हमारे अंदर, हमारे पास जो हम लोग साइंस पढ़ते हैं उसकी शाखाएं हैं। साइंस जो है ना वो हमारा एक मेन पेड़ है। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइंस हमारा मेन पेड़ है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ये सब क्या है, उसकी शाखाएं हैं। उन्हीं में से एक शाखा हमारी कौन सी है, फिजिक्स, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और फिजिक्स की भी छोटी छोटी अलग अलग शाखाएं हैं, जो आप जैसे जैसे हायर क्लासेज में जाते जाओगे आप लोगों को पता लगता रहेगा। तो उन्हीं में से एक शाखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस शाखा के अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में। कैसे पढ़ेंगे, रोक करके। तो इसीलिए इस शाखा का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों रखा गया, क्योंकि इस शाखा के अंदर हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे, रोक करके। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आपने बिल्कुल सिंपल भाषा में उसका उत्तर देना है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट ए रेस्ट। फिजिक्स की वो शाखा जिसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे, एट ए रेस्ट। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हो गया चार्ज एट रेस्ट, यानी इसमें हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। कैसे पढ़ेंगे, रेस्ट करके। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि चार्ज क्या चीज है भाई, व्हाट इज चार्ज। प्यारे बच्चों, बहुत से वर्ड ऐसे हैं फिजिक्स के अंदर जो आप डेली यूज करते हो,
लेकिन उनका आप मतलब नहीं समझ पाते कि है क्या चीज़ वो। डेली आप पढ़ते हो चार्ज, कहाँ पढ़ते हो? मोबाइल चार्ज कर दो जी, इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर दो जी, है ना। ये चीज़ आप डेली यूज़ कर रहे हो, लेकिन बस फ़र्क ये है कि आपको उनके बारे में पता नहीं है कि भाई है क्या चीज़। अब जैसे ये वर्ड हो गया, अगर आज आप घर जाओगे ना, घर जाते ही ये वर्ड आप यूज़ करोगे। कहाँ यूज़ करोगे? मोबाइल में, कि भाई मोबाइल की बैटरी चार्ज कर दो, इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर दो। क्यों करते हैं भाई? मोबाइल को क्यों चार्ज करें? मोबाइल को इसलिए चार्ज करें क्योंकि मोबाइल ऑपरेट होगा। क्यों, कैसे ऑपरेट होगा? ये देखो, मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, तो मोबाइल को चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? करंट या इलेक्ट्रिसिटी की। और करंट और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि उसके पास एक फोर्स है, और कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। क्योंकि आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर पढ़ रखा है, किसने कही थी ये बात? न्यूटन ने। देयर इज नो बॉडी विच कैन बी मूव इटसेल्फ विदाउट एनी फोर्स। कोई भी वस्तु इस दुनिया में नहीं है, वस्तु क्या, कोई भी चीज़ बिना फोर्स के तो चल ही नहीं सकती और ना रुक सकती भाई। तो अब हमें मोबाइल को ऑपरेट करना है, और मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फोर्स। क्योंकि बहुत सारी फोर्सेज हैं, कोई इलेक्ट्रिक फोर्स है, कोई मैकेनिकल फोर्स है, यानी जितनी भी फोर्सेज हैं, इन फोर्स के बिना तो कोई चीज़ चल ही नहीं सकती। अगर आपको चलाना है तो फोर्स चाहिए, किसी चीज़ को चलाना है तो भी फोर्स चाहिए, हैं। लेकिन वो फोर्स के टाइप अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे अपने को चलाना तो अपने को मस्कुलर फोर्स चाहिए, अपने मसल्स के अंदर फोर्स होगी तभी तो हम चल पाएंगे। और वो मस्कुलर फोर्स कहाँ से आएगी? खाने से। तो अगर खाना खाओगे तो आपकी बॉडी के अंदर मस्कुलर फोर्स आएगी, मस्कुलर फोर्स आएगी तो आप चल पड़ोगे भाई। अब ऐसे ही मोबाइल चलाना है, मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, उसको चलाना है तो कौन सी फोर्स चाहिए? इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ से आएगी भाई? इलेक्ट्रिक फोर्स आएगी चार्ज से। तो इसीलिए मोबाइल का खाना कौन हो गया? चार्ज। और मोबाइल अगर चार्ज खाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। अब मोबाइल नहीं करता ये काम, ये करता है मोबाइल के अंदर जो बैटरी है। मोबाइल, ये मत समझना कि हम मोबाइल को चार्ज करें ना, हम मोबाइल के अंदर की बैटरी को चार्ज करते हैं। अब मोबाइल की बैटरी चार्ज होगी तो उस बैटरी के पास एक कैपेबिलिटी आएगी, एबिलिटी आएगी कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सके, और उस इलेक्ट्रिक फोर्स से कौन ऑपरेट होगा? मोबाइल। इसीलिए तो हम कहते हैं कि मोबाइल की बैटरी चार्ज कर दो भाई, क्योंकि मोबाइल की बैटरी चार्ज करोगे तो मोबाइल की बैटरी के पास क्या जाएगा? चार्ज। और चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी तो मोबाइल ऑपरेट होगा। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, हम लोग डेली मोबाइल को चार्ज करते हैं। तो अब कुछ पता लगे ये चार्ज क्या चीज़ है? चार्ज कुछ नहीं है, चार्ज एक बॉडी की बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है। जैसे न्यूटन ने बताया है कि मास किसी बॉडी की वो बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगती है। तो यानी ग्रेविटेशन फोर्स, ये भी एक प्रकार की फोर्स होगी, और ये किसके कारण लग रही है? मास के कारण। तो अगर बॉडी के अंदर मास है तो वो ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा, और ग्रेविटेशन फोर्स लगी तो आपको पता ही है क्या होता है। तो ऐसे ही अगर हमारी मोबाइल की बैटरी को चार्ज मिला तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने की एबिलिटी रखती है। तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज इज द बेसिक, बेसिक तो नहीं कह सकते, फंडामेंटल कहेंगे। चलो बेसिक और फंडामेंटल एक ही चीज है। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट कैन एक्सर्ट और रिस्पॉन्स एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अनदर बॉडी। यानी चार्ज किसी भी वस्तु की एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो किसी दूसरी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा भी सकती है, और अगर उसके ऊपर लगी तो उसका रिस्पॉन्स भी दे सकती है भाई। तो इसीलिए हम कहते हैं कि चार्ज किसी बॉडी की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। ये चार्ज अगर किसी के पास चला गया ना तो मान लीजिए वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा भी सकता है और उसका रिस्पॉन्स भी कर सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल की बैटरी के अंदर चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकती है। इन्वर्टर की बैटरी के पास चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकती है। तो चार्ज का संबंध हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स से, जिसके पास भी चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है भाई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चार्ज। अब चार्ज की डेफिनेशन आप लोगों को पता लग गई होगी। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज चार्ज,
तो आपको एक ही जवाब देना है कि इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट कैन एक्सर्ट और रिस्पॉन्स एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अनदर बॉडी। इसको बोलते हैं चार्ज। चार्ज जो है इसको क्यू से डिनोट किया जाता है। ये क्यू कैपिटल भी हो सकता है, ये क्यू स्मॉल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मास है, मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। वो एम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। कहीं भी आपकी बुक में अगर कहीं क्यू लिखा आ जाए, फिजिक्स की बुक में, वैसे नहीं, फिजिक्स की बुक में और खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्यू लिखा आ गया तो उसका मतलब हो गया चार्ज, जिसको हिंदी में बोलते हैं आवेश, गुस्सा। एक तरीके से गुस्सा ही है। जैसे ही इन्वर्टर की या मोबाइल की बैटरी में गया, इसने क्या किया? इलेक्ट्रिक फोर्स लगानी शुरू कर दी, जिसके कारण हमारा मोबाइल, बाकी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट हो जाते हैं। तो इसको क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और इसकी जो एसआई यूनिट है, बाकी यूनिट्स के बारे में आगे बात करेंगे, यहाँ थोड़ी कर लेते हैं। एसआई यूनिट इसकी कूलम, COUL कूलम्स, इसकी एसआई यूनिट। क्लियर? तो ये हो गया भाई चार्ज का। तो समझ में आ गया होगा कि जो हम बार बार बात कर रहे थे ना कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, तो चार्ज ये वो चार्ज है जो अगर किसी बॉडी में आ गया तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं चार्ज, को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और कूलम्स इसकी एसआई यूनिट है। अब हमारा क्वेश्चन ये आता है, कई बच्चों के दिमाग में आती होगी ये बात है कि भाई देखो मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाती है, इन्वर्टर की बैटरी चार्ज हो जाती है, क्या ये पेन चार्ज हो जाएगा? अगर ऐसा हो गया ना तो ये पेन इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है। इस पेन का अगर आपने बल्ब लगा दिया, बल्ब जल जाएगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। क्या हमारा ये ब्लैक बोर्ड चार्ज हो जाएगा? क्या ये लकड़ी का फट्टा है ये चार्ज हो जाएगा? क्या ये डस्टबिन चार्ज हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन सभी बच्चों के दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि भाई क्या हम किसी वस्तु को भी चार्ज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे खाना, हमारी बॉडी जो है ना वो इस प्रकार की बनी हुई है कि भाई इसको खाना दे दो, खाना खाया, खाना खाते ही जो उस खाने के अंदर एनर्जी है वो हमारे बॉडी के अंदर मस्कुलर एनर्जी लेके आएगी और हमारी बॉडी जो है मस्कुलर फोर्स लगाएगी, जिसके कारण हम काम कर सकते हैं। ये टेबल उठा सकते हैं, पेन उठा सकते हैं, बाकी काम कर लेते हैं। लेकिन ऐसा ये ब्लैक बोर्ड तो नहीं कर सकता ना। क्या हम ब्लैक बोर्ड को खाना खिला सकते हैं? नहीं। अगर हम ब्लैक बोर्ड को खाना खिला देंगे तो इसके अंदर मस्कुलर फोर्स आ जाएगी और ये किसी भी सामान को उठा के इधर से उधर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, नहीं होता ना। तो इसीलिए कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके अंदर रिकमेंडेड चीज़ें ही स्टोर हो सकती हैं। जैसे इन्वर्टर की बैटरी, इसके अंदर चार्ज स्टोर हो सकता है। मोबाइल की बैटरी, ये चार्ज स्टोर है। कोई कंडक्टिंग बॉडी, उसके अंदर चार्ज स्टोर हो सकता है। एक बात याद रखना, जो भी बॉडी इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रही है इसका मतलब उसके पास चार्ज है। तो क्वेश्चन ये उठा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्ज, चार्ज का कारण क्या है। तो अब हम पहले ये बात करेंगे, कॉज ऑफ चार्ज या चार्जिंग। कई बार ये भी लिखा रहता है कॉज ऑफ चार्जिंग या कॉज ऑफ चार्ज। कॉज ऑफ चार्जिंग का मतलब क्या कारण है कि कुछ वस्तुएं चार्ज हो जाती है, कुछ वस्तुएं चार्ज नहीं होती। तो ये सारा जो फंडा है ना, ये एटम का है। आप लोगों ने पढ़ रखा है, एवरी बॉडी इज मेड अप ऑफ ए एटम। हर वस्तु किसकी बनी हुई है? परमाणु की बनी हुई है ना। ये बात जॉन डाल्टन ने हमें पहले ही बता दी थी कि एवरी बॉडी इज मेड अप ऑफ ए एटम। तो इसका मतलब चाहे पेन ले लो, कॉपी ले लो, कोई भी ले लो, इस दुनिया में जो भी वस्तु वो किसकी बनी हुई है? परमाणु की, एटम की। तो सबसे छोटी इकाई क्या होगी? एटम। तो थोड़ा सा एटम के बारे में देख लेते हैं। एटम कैसा होता है? एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं अपने अपने ऑर्बिट के अंदर। ये बात हमें नील बोर जी ने बता दी थी। ये हर एक ऑर्बिट के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो ये ऑर्बिट, ये हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब इन ऑर्बिट के अंदर, जैसे ये एटम है, मान लो इस एटम के अंदर 3 ही ऑर्बिट है, तो 3 ऑर्बिट है, तो सबसे लास्ट ऑर्बिट कौन हो गया? तीसरे वाला। अब आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी केमिस्ट्री के अंदर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में। एक और एटम के अंदर जो लास्ट ऑर्बिट होता है ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्योंकि कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी काम हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं? बाहर वालों को उठाते हैं। अब जैसे मान लो घर में चौकीदार बैठा है, हम लोग सारे अंदर हैं,
कोई भी आएगा तो सबसे पहले चौकीदार से ही मिलेगा, कोई भी काम होगा पहले चौकीदार से ही होगा, फिर जाके वो अंदर आएगा। तो ऐसे ही ये हमारे लिए एटम के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक चौकीदार है, ठीक है। तो ये कोई भी आएगा तो पहले इनसे मिलेगा। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, कोई भी रिएक्शन होता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले हिस्सा लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास हर बॉडी एटम की बनी हुई, एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इलेक्ट्रॉन हर एक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे है। अब जैसे देखो हमारे पास ये एटम है, अभी ये एटम कैसा है, न्यूट्रल, जीरो चार्ज। पढ़ भी रखे आप लोगों ने कि एटम इज न्यूट्रल, एटम न्यूट्रल होता है, इसका चार्ज क्या है, जीरो। कारण क्या है चार्ज जीरो होने का, देखो एक एटम के अंदर उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, सॉरी उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या ऊपर नीचे होती रहती है, या तो बराबर होगा या ज़्यादा होगी, वो तो अलग चीज़ है, वो तो केमिस्ट्री में हम बात कर लेंगे आप लोग। लेकिन यहाँ बात आ रही है कि एक एटम के अंदर चार्ज जीरो होता है। कारण अगर एक एटम ले रहे हो आप, इसका एटॉमिक नंबर अगर Z है तो इसके अंदर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो चार्ज इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनका टोटल चार्ज होगा नेगेटिव, ठीक है। तो अगर हम उतने ही प्रोटॉन से उतने ही इलेक्ट्रॉन से तो टोटल चार्ज क्या हो गया, जीरो, ठीक है। क्योंकि एक एटम के अंदर उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की संख्या को अगर हम मिलाएं तो चार्ज हो गया जीरो। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने एग्जांपल यहाँ पे ले लिया कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6। अगर चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन का चार्ज +6, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -6, तो टोटल चार्ज क्या होगा, जीरो। तो एक कार्बन एटम का टोटल चार्ज जीरो इस तरह से हो गया भाई। क्यों, क्योंकि उसके अंदर उतने ही प्रोटॉन्स हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो टोटल चार्ज हो गया जीरो। अब आप ये मत समझना हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, लेकिन फिजिक्स के अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को आगे पता लग जाएगा ये चीज हम क्यों कर रहे हैं। देखो +6 प्रोटॉन -6 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, जीरो। अब जीरो चार्ज थोड़ी चाहिए, हमें तो इस एटम को चार्ज करना है। कैसे करें चार्ज, एक तरीका है, एक तरीका तो है कि प्रोटॉन निकाल लें। प्रोटॉन नहीं निकल सकते भाई, क्यों नहीं निकल सकते, क्योंकि प्रोटॉन तो देखो कितने घेरों के अंदर जाकर के न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है, और अंदर वाला, आप जैसे मैंने बताया घर में चौकीदार है, बाकी सारे अंदर हैं। अगर चोर आएगा तो पहले चौकीदार से टकराएगा, सीधा मालिक के पास नहीं जाएगा। तो एक तरीके से प्रोटॉन तो मालिक हो गया, कितने घेरों के अंदर बैठा हुआ है, तो प्रोटॉन निकालना नामुमकिन है। तो प्रोटॉन को तो इधर उधर कर ही नहीं सकते हम। अब बच गया कौन बेचारा, इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, और इलेक्ट्रॉन भी कौन सा, पहले लास्ट ऑर्बिट है ना। अब दुश्मन आता है ना, तो पहले बाहर वाले घेरे को तोड़ता है, फिर दूसरे घेरे को, फिर जब जाकर के अंदर तक पहुंचता है। तो वही काम यहाँ पर है कि पहले हम फर्स्ट ऑर्बिट, जो लास्ट ऑर्बिट है ना, उसके पास जाएंगे, वहां से हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब हो गया लॉस ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही इस एटम के अंदर स्थिति बदल जाएगी भाई। क्या बदलेगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने रहेंगे, वो तो वही 6, तो चार्ज हो गया +6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक इलेक्ट्रॉन जा लिया ना, मैंने बताया था एक लॉस ऑफ ए 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया हमने, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ले जाओ। एक इलेक्ट्रॉन देते ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे हमारे पास, 5, तो चार्ज कितना हो गया, -5। अब जो हमारे पास एटम बचा है कार्बन का, हम एग्जांपल कार्बन का ले रहे हैं, ऐसा ही एग्जांपल आप किसी और के साथ भी ले सकते हो। कार्बन का जो एक एटम हमारे पास बचा, उसमें से हमने क्या करा था, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। निकालते ही नया जो कार्बन एटम आएगा, उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, इसलिए प्रोटॉन का चार्ज +6, इसका चार्ज -5, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, +1। इसका मतलब क्या हुआ भाई, जैसे ही हमने एक एटम, कौन सा एटम, कार्बन एटम, एक इलेक्ट्रॉन खींचा, खींचते ही चार्ज +1 हो गया। अगर ये हम 2 निकालना है तो
+2 हो जाएगा, 3 निकालना है तो +3। मतलब जैसे जैसे आप एटम से कार्बन का लॉस करते जा रहे हो, कैसा चार्ज बढ़ता जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब तो ये हो गया भाई, अगर किसी बॉडी के एटम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो उसका चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव। इसे उल्टा करके देखते हैं। गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम कार्बन को है ना एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब जैसे कार्बन को आप एक इलेक्ट्रॉन दोगे, स्थिति बदल जाएगी। क्या बदलेगी? प्रोटॉन के साथ कुछ नहीं बदलेगी, प्रोटॉन तो भाई 6 है, इसलिए चार्ज +6। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी ना, कितनी होगी? 6 थी पहले, 7 होगी, चार्ज हो गया -7, टोटल किया तो चार्ज हो गया -1। इसका मतलब क्या हुआ भाई? जैसे ही हमने एक एटम को इलेक्ट्रॉन दिया, देते ही उसके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ गई भाई, नेगेटिविटी बढ़ गई, यानी उसका चार्ज नेगेटिव हो गया। 2 दिया, 2 3, मतलब अगर किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो उसके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ रही है, और गेन किया तो नेगेटिविटी बढ़ रही है। वो तो दिख ही रही थी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। अगर किसी वस्तु में से नेगेटिव चार्ज घटाओगे तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अगर आप उसके अंदर नेगेटिव चार्ज दोगे तो उसकी नेगेटिविटी बढ़ेगी। तो अब आप लोगों को समझ में आया कि कॉज ऑफ चार्ज क्या है? कॉज ऑफ चार्ज है ट्रांसफर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, या तो आप ये कह दो, क्या कह दो? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड तो नहीं कह सकते, और कह सकते हैं। या तो अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करे या कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो वो बॉडी क्या हो जाएगी भाई? वो बॉडी चार्ज हो जाएगी। तो इसका मतलब है मेन कॉज ऑफ चार्जिंग हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 वर्ड अलग अलग बोलने की बजाय के शब्द बोल दो। ट्रांसफर में दोनों चीज आ जाती है। ट्रांसफर का मतलब लॉस भी होता है, ट्रांसफर का मतलब गेन भी होता है। तो अलग अलग वर्ड क्यों बोलो? एक ही वर्ड बोल दो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे कोई भी पूछे ना व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्जिंग, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिए वो बॉडी चार्ज हो जाएगी। ठीक है। अब मोबाइल की बैटरी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकती है, गेन भी कर सकती है, इसीलिए वो चार्ज हो जाती है। अब हमारे पास ये पेन है, अगर पेन के अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाए ना कि इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे, गेन कर दे, तो ये भी चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये बेचारा कर नहीं सकता ऐसा। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन ऐसे आसानी से थोड़ी हो जाते हैं। उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी इतनी चाहिए जो उनकी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा हो। बाइंडिंग एनर्जी से समझते होगे ना? नहीं समझे तो आगे पढ़ेंगे हम कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ जिस एनर्जी से बंधे हुए हैं, अगर आपने किसी भी एटम को उसकी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन बेचारे पेन के पास तो इतनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी है कि अगर आपने उतनी एनर्जी इसको दे दी तो पेन पिघल जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से? वो तो खत्म ही हो गया। तो इसीलिए ये पेन जो है ये चार्ज नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो चार्ज नहीं हो सकती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चार्ज हो जाती हैं। तो अब अपने दिमाग में बैठा लो कि वही बॉडी चार्ज हो सकती है जो इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन कर सकती है। या आप एक शब्द में उसका उत्तर दे सकते हो कि द बॉडी कैन बी चार्ज विच कैन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन। जो भी, अब आपको समझ में आ गया ना ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो शुरू में बॉडी न्यूट्रल थी, लॉस किया पॉजिटिविटी बढ़ने लगी, गेन किया नेगेटिविटी बढ़ने लगी। इसका मतलब बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करेगी तो वह चार्ज हो जाएगी। तो इट इज द मेन कॉज ऑफ चार्ज। क्लियर? तो ये तो था हमारा कॉज ऑफ चार्जिंग। तो आज 2 टॉपिक हमने क्लियर कर लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। पहला व्हाट इज चार्ज, सबको पता लग गया होगा कि चार्ज किसी बॉडी की बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो किसी दूसरी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा भी सकती है और उसके ऊपर लगने वाली फोर्स को रिस्पॉन्स भी दे सकती है। ऐसे ही दूसरा टॉपिक हमने किया कॉज ऑफ चार्ज, चार्ज का कारण। चार्ज का कारण क्या है भाई? चार्ज का कारण हो गया एक तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर बॉडी लॉस करे या गेन करे चार्ज हो जाएगी भाई। क्लियर? तो ये आज हमने 2 टॉपिक कर लिए। तीसरा टॉपिक और हम बात करते हैं और वो है हमारे पास टाइप ऑफ चार्ज। अब आपको पता लग गया होगा चार्ज 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और
दूसरा नेगेटिव। अभी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बहुत बार सुना है आप लोगों ने, बैटरी के अंदर दो टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता क्या है अब तो आपको पता लग गया। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी ना वह क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और जो गेन करेगी वह नेगेटिव। तो सीधी सी बात है, द बॉडी विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड पॉजिटिव, द बॉडी विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड नेगेटिव। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है वो पॉजिटिव होती है, जो गेन करती है उसको नेगेटिव कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर था उसमें हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए। व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज कॉज ऑफ चार्जिंग एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ए चार्ज। बाकी के जो टॉपिक्स हैं धीरे धीरे हम करते रहेंगे, क्योंकि अभी वीडियो थोड़ी बड़ी हो चुकी है और आप लोग शायद बोर भी हो गए होंगे, लेकिन आशा करता हूँ आज का हम लोग समझ में आया।